हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात ये करेंगे कि क्या सेब का सिरका या नीम से या हल्दी से या और जो दूसरे हमारे मतलब घर में अवेलेबल कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जिंजर है, काली मिर्च हो सकता है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि एलोवेरा है, क्या इन सब से कैंसर ठीक हो सकता है? क्या इन सब से फोर्थ स्टेज का कैंसर ठीक हो सकता है? देखो, आज हम क्लियरली ये बात करेंगे कि जो आपकी हल्दी है, जो आपका नीम है या सेब का सिरका है, उसका केमिकल क्या एक्शन है और क्या उसकी फार्माकोलॉजी है और वो आपके शरीर में जाके क्या काम करता है। तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं लास्ट 20 ईयर से एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन, एज ए मेटाबॉलिक फिजिशियन और एज ए क्लिनिकल काउंसलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरा दो लास्ट 2 डिकेड का जो एक्सपीरियंस है और जो आज अभी तक भी जो क्लिनिकल रिसर्च है, हमारे पास जो डेटा है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन आवश्यक ये है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को देखने के साथ साथ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी आपको एक क्लैरिटी आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अभी जो रिसेंट एक कंट्रोवर्सी है कि उनकी वाइफ का जो फोर्थ स्टेज का कैंसर था, उसमें रिकवरी हो गई और रिकवरी में मदद किया नीम ने, हल्दी ने, सेब के सिरके ने, और रिस्ट्रिक्टेड डाइट मतलब उन्होंने ली। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे हम बात करेंगे और आपको क्लियर कट गाइडेंस मैं दूंगा। देखो, पहली बात तो ये है कि फोर्थ स्टेज का जो कैंसर होता है, उसके अंदर सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो 3 to 5% होते हैं। स्टेज जो 3 का कैंसर होता है, उसका सर्वाइवल जो चांस होता है वो 10 से 15% होता है। और स्टेज 2 और जो 1 का कैंसर होता है, उसका जो सर्वाइवल चांस है वो लगभग 40% होता है। अब सर्वाइवल चांस के साथ साथ, ठीक होने के साथ साथ, इसमें एक और अहम बात होती है जो शायद होल कम्युनिकेशन में मिस हो जाती है कि कैंसर यदि वापिस आ रहा है कुछ समय के बाद, तो क्या आप उसको ठीक होना मानेंगे? क्या आप उसको हीलिंग मानेंगे? तो थर्ड स्टेज हो या फोर्थ स्टेज हो, जनरली थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में कैंसर के वापस आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा रहती है, मतलब 90% रहती है। तो उनको कैंसर वापस आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला लगभग 2 से 3 साल के बाद होगा। मतलब अभी यदि 3 महीने उनको हुए या 4 महीने हुए, उसके बाद यदि कोई इंसान ये कहता है कि उनका कैंसर ठीक हो गया और उनका कैंसर XYZ चीजों से ठीक हो गया, तो वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो गंवार है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। पहले हम ये समझेंगे कि सेब का सिरका होता क्या है। देखो, सेब का जो फर्मेंटेड सॉल्यूशन है वो सेब का सिरका है। और जो सेब का सिरका है वो डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है। और जो सेब का सिरका है उसके अंदर कैंसर का जो रिस्क है, यानी कैंसर होने की जो संभावना है, उसको प्रिवेंट करने की एबिलिटी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, डायबिटीज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी, स्किन डिसीज में सेब का सिरका लेना बहुत अच्छी बात है। सेब का सिरका एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में काफी हद तक मदद करता है। अभी तक इतनी रिसर्च सेब के सिरके के बारे में है, इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे आगे कैंसर में सेब के सिरका से कैंसर ट्रीटमेंट में कुछ मदद हो सकती है या कैंसर के पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, इस तरह की कोई रिसर्च अभी तक, कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। यदि कल ऐसा कुछ रिसर्च आएगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। अब नंबर 2 आते हैं हम नीम पे, कि नीम के अंदर ऐसा क्या है। देखो, नीम एक बिटर ग्राउंड से है और बिटर ग्राउंड की चीजें यदि आप लिमिटेड अमाउंट में खाएं तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस और ओबेसिटी होने के और जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है उनके होने का जो रिस्क है वो 10 से 20% कम हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं। आपका नीम का जो मसला है वो ये है कि ये फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है और ये सेलुलर डैमेज जो होता है बॉडी के अंदर, जो आपकी सेलुलर डैमेज है, उसको प्रिवेंट करता है। और आपको बॉडी का जो शुगर लेवल है और जो कोलेस्ट्रॉल है और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके नंबर को रिड्यूस करता है। ये नीम की एक क्लिनिकल प्रॉपर्टीज है। अब नंबर 3 है आपका हल्दी।
देखो, हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी शरीर के अंदर जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन जो होता है, उसको ये रिड्यूस करता है। इस कारण ये दर्द को कुछ हद तक कम कर सकता है, न्यूट्रलाइज करता है ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी के अंदर। अब बात ये आती है कि कैंसर होता क्यों है और कैंसर क्या है। देखो, इन्फ्लामेशन पहली बात तो कैंसर नहीं है। बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत आम सी बात है, और आपका रोमेटोड आर्थराइटिस हो, मल्टीपल जॉइंट पेन हो, और बॉडी के बहुत सारे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्ट्रोपीनिया हो, लगभग लाइफस्टाइल डिसीज में 50% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पीछे आपका इन्फ्लामेशन कारण होता है। लेकिन कैंसर होने के पीछे इन्फ्लामेशन एक रीजन नहीं है। कैंसर होने के पीछे रीजन ये है कि जब आपकी जो सेल्स है उसका ग्रोथ बॉडी कंट्रोल ना कर पाए और सेलुलर लेवल पे आपका जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अब कैंसर के पीछे जो कुछ फैक्टर हैं दुनिया में, कैंसर के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका लाइफस्टाइल चेंज, आपका गलत खान पान, प्लस आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब मिट्टी में भी आपकी गंदगी है, आपके पानी में भी गंदगी है, आपके हवा में भी गंदगी है, और इसके पीछे कुछ जेनेटिक फैक्टर भी काम करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, इन्फ्लामेशन के कारण कैंसर होता है। इन्फ्लामेशन के कारण किसी को भी कोई कैंसर नहीं होता है, और इन्फ्लामेशन के कारण कैंसर होता है इसके बारे में अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च हमारे पास नहीं है। तो कैंसर के पेशेंट को इमीडिएटली इलाज लेने की जरूरत है। और आयुर्वेद के बारे में, हल्दी, नीम और सेब का सिरका जो है उसके बारे में यदि आपको सुनना है और समझना है तो डॉक्टर से समझिए। वो डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन के हो सकते हैं या आपके BAMS MD आयुर्वेद वाले हो सकते हैं। तो आयुर्वेद वाले डॉक्टर यदि इन चीजों के बारे में बात करें तो वो साइंटिफिक है, वो ऑथेंटिक है, और उन्हीं लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। ये नवजोत सिद्धू जैसे लोग या बाबा या नीम हकीम ने आयुर्वेद को, नेचुरल चीजों को हाईजैक कर लिया है, और ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, गलत नॉलेज देते हैं। इससे होगा क्या कि कैंसर पेशेंट शायद हॉस्पिटल नहीं जाएगा और वो खुद से ही इन चीजों के साथ अपने को डील करने की कोशिश करेगा, और उससे कॉम्प्लिकेशंस आएगी, मेडिकल इमरजेंसी डेवलप होगी, और उसके बाद प्रॉब्लम होगी। मतलब मेरा सीधा सा सुझाव आपको ये है कि आप आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाएं, या आप होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाएं, या आप मॉडर्न फिजिशियन के पास जाएं, बट बीमारी के बारे में, अपने खान पान के बारे में और इलाज के बारे में आप राइट इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल फिजिशियन या स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट को ही फॉलो करें और उसी की बात को फॉलो करें। अब मॉडर्न मेडिसिन से जरूरी नहीं है, आप आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप होम्योपैथ में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आप जो यूनानी फिजिशियंस होते हैं उनसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों में और एक फिजिशियन में फर्क ये होता है कि फिजिशियन को शरीर का, दवाइयों का, उसके इफेक्ट का, उसके साइड इफेक्ट का एक साइंटिफिक, लॉजिकल, रिसर्च बेस्ड डेटाबेस ज्ञान होता है, और ये दूसरे लोग केवल वायरल होने के लिए और फेम पाने के लिए, अपने इनके जो व्यवसायिक हित हैं उनको साधने के लिए कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे, और उससे आप लोगों को बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो आप अपने फिजिशियन को फॉलो करिए। आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाएं या मॉडर्न मेडिसिन वाले के पास जाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है और ये आपका अपना राइट है। बट राइट स्पेशलिस्ट, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के क्लेम को ही आप सच मानिए। इस तरह के लोगों की बातों से आप बचिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।